सो मेरा नाम अभिषेक बैसला है और मेरा आर्टिस्ट नेम MC स्क्वायर है। MC स्क्वायर आप सब लोग जानते होंगे क्योंकि आप लोग स्टूडेंट्स हो, तो E इक्वल्स MC स्क्वायर आइंस्टाइन की एक इक्वेशन है। सो उसके ऊपर मैंने अपना नाम रखा है बिकॉज एनर्जी इक्वल्स मी, आई थिंक सो। सो बाय द वे यहाँ पे आके मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरी जर्नी के बारे में अगर मैं बताऊं तो ऐसा है कि ना तो मैं किसी गरीब परिवार से हूं, अच्छा खासा परिवार है, अच्छी खासी सब खेती कर रहे हैं, बढ़िया। बस ये था कि कुछ अलग करना था, मेरे को एक अपनी अलग पहचान बनानी थी, तो मैं एक अलग रास्ते पे निकल गया। ऐसा था कि मैं ना पढ़ने का बहुत शौक रखता हूँ, बट मैं पढ़ता हूँ मतलब अपनी अपनी क्लास की किताबें नहीं पढ़ता था। मैं पढ़ता था अलग अलग चीजें। जैसे कि मैं जब 7th क्लास में था तो मेरी दीदी की बुक पढ़ता था मैं। मेरी दीदी थी 9th क्लास में, मैं उनकी बुक्स पढ़ता था। बस मेरे मेरे को इंटरेस्ट था जानने का कि क्या है क्या नहीं है। सो मेरे को ऐसा था, मैं 7th क्लास में था और मैं केमिस्ट्री की इक्वेशंस पढ़ रहा था अपनी दीदी की बुक से। और जब मैं 9th क्लास में आया तो मैं उन इक्वेशंस को जानता था कि ये क्या है, ये तो मैंने पढ़ रखी है। तो ऐसा था कि मैं आगे का सोचता था हमेशा। मैंने जहां पे मैं था मैंने वहां का ही नहीं सोचा, मैं आगे का सोचता था हमेशा कि आगे क्या है, इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है। तो मेरे अंदर ना वो क्यूरियोसिटी थी। और यही डिफरेंस है एक जनरल जनरल मैन में, कॉमन नहीं बोलूंगा मैं, जनरल मैन में, और एक आर्टिस्ट में। एक्चुअली कविता वगैरह लिखता था तो मैंने अपनी खुद की एक लाइब्रेरी बना ली। उसमें बेसिकली मैं क्या करता था, या तो कोई मुझे गिफ्ट कर रहा है बुक, या मैं किसी दोस्त से बोरो कर रहा हूँ और उनको मैं रखता जा रहा था। तो मेरी अच्छी खासी लाइब्रेरी बन गई है घर पे, जो मैं किताबें जब मन करता तब पढ़ लेता हूँ। अभी भी साथ में मैं 4-5 किताबें लाया हूँ रख के कि थोड़ा सा टाइम मिलेगा पढ़ लेंगे। तो अगर किसी को भी कुछ बोलना है ना, उसके लिए सुनना जरूरी है। और सुनने के तरीके कान से ही नहीं होते, आंखों से पढ़ के भी सुनना होता है। अगर तो ऐसा हुआ कि मैं गांव में था और हमारे गांव बेसिकली रागनियों के लिए बहुत फेमस है। सो हमारे यहाँ फोक सॉन्ग जो होता है हरियाणा का, रागनी वो बहुत होती है। क्या बात है। सो मैंने दादा लक्ष्मी चंद को, फौजी मेहर सिंह को, इनको ही सुना है मतलब स्टार्टिंग से। मेरे नाना खुद एक सांगी थे, रागनी करते थे। तो मैं ये जानता हूं कि यार मैं पहला कलाकार नहीं हूं अपने परिवार से। मेरे नाना थे, फिर मेरी मम्मी गीत बहुत गाती है मेरी मम्मी। सो वो क्या करती थी बेसिकली, मेरे नाना जो रागनियां कंपोज करते थे उनको वो अपने तरीके से गीत में कंपोज करती थी, और इस तरीके से अपनी जो महिलाओं की मंडली होती है उनके साथ गीत किया करती थी। तो यहां से कहीं ना कहीं मेरे में ये जीन्स आए हैं। तो यही है कि मैं रागनी सुनते सुनते हुआ बड़ा। फिर उसके बाद मैं आ गया फरीदाबाद। मेरा गांव वैसे पलवल में है, पलवल जिले में। मैं फरीदाबाद आ गया। तो मैं इंट्रोड्यूस हुआ बेसिकली माफिया मुंडीर से इंट्रोड्यूस हुआ मैंने सुना माफिया मुंडीर आप सब लोग जानते हो कि नहीं पता नहीं, वैसे जानते ही होंगे सबके सब। लाइक उसमें मतलब इंडिया का एक तरीके से वो पहला हिप हॉप रैप ग्रुप था। यो हनी सिंह पाजी, बादशाह पाजी, रफ्तार पाजी, लिल गोलू पाजी और इक्का पाजी। सो इन 5 लोगों का वो ग्रुप था। मैं इनसे इंट्रोड्यूस हुआ। एंड हम लोग क्या करते थे उस टाइम पे, इतना वो नहीं था कि हम नेट पे सर्च कर सके सब कुछ। तो हम कैफेज में जाते थे और प्रिंट आउट निकलवाते थे उनके रैप लिरिक्स के, और वो रटते थे पूरा दिन। यही हमारी पढ़ाई हुआ करती थी एक्चुअली। मतलब पढ़ाई में एक्चुअली मैं अच्छा था वैसे, ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, तभी इक्वल्स MC स्क्वायर। सो पढ़ाई में भी अच्छा था, पर ये अच्छा लगता था ज्यादा रैप्स को रटना। और मैं क्या करता था बेसिकली, अपने स्कूल में जो कविताएं होती थी, अपने पुराने कवि है दुष्यंत कुमार जी है,
और शिव कुमार बटालवी साहब है, रात इंदौरी साहब है, इन सब लोगों की शायरी और कविताएं मैं परफॉर्म करता था, रिसाइट करता था। यहाँ से मेरे में लिखने का जज्बा, एक जुनून पैदा हुआ था बेसिकली, कि मैं भी कुछ लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने लिखा था बेसिकली कोई बॉलीवुड गाना था, उसकी तर्ज उठाई मैंने, बेसिकली कंपोजिशन उठाई उसकी मैंने, और उस पर मैंने एक फोक सॉन्ग, भजन गीत इस टाइप का मैंने बना दिया। और मैं खुश हो गया कि मैंने क्या बना दिया। उस टाइम पे ये नहीं पता था कि कंपोजिशन अपनी ओरिजिनल होनी चाहिए अपना गीत बनाने के लिए, बट बना दिया। यहाँ से बेसिकली मेरा लिखना शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे मैं शायरी, कविताएं ये सब लिखता गया। माफिया मुंडीर से इंट्रोड्यूस था ही, पहले से ही रैप रटता था, इंटरेस्ट था रैप में, काफी सुनता था। सो जब मैं 11th क्लास में आया तो मेरे भाई बेंगलोर में पढ़ा करते थे उस टाइम पे, और मैंने पहली बार देखा था आईफोन नाम की कुछ चीज होती है। वो बेंगलोर से लाए थे आईफोन, और उस आईफोन में कई सारे गाने थे। मैंने ईयरफोन्स लगाए और गाने सुनने शुरू करे ऐसे ही लूप पे सारे के सारे। तो उसमें एक गाना आया, एमिनम का गाना था, मॉकिंग बर्ड। सो वो गाना मेरे को बहुत अच्छा लगा। और हमारी बेसिकली फेयरवेल पार्टी थी, मतलब मेरी नहीं थी, मैं 11th क्लास में था, मेरे जो सीनियर्स थे वो स्कूल से जा रहे थे। तो मैंने सोचा ये मॉकिंग बर्ड गाना मैं परफॉर्म कर सकता हूँ क्या, रट के। वो इंग्लिश में था फुल, और ऐसा था कि मैं गांव से आया हूँ, शौक था कि इंग्लिश सीखनी है, बढ़िया एकदम टोरा जमाना है, ये वाला सीन था। तो मैंने वो गाना रट लिया, मॉकिंग बर्ड। और मैं गया अपने स्कूल में, मैंने प्रिंसिपल सर को और डीन सर को बोला कि मेरे को ये गाना परफॉर्म करना है। तो उन्होंने कहा कि ये रैप नाम की चीज परफॉर्म नहीं कर सकते यार आप। सो ऐसा हुआ, मेरे को थोड़ा अजीब सा लगा। मैं कहा क्यों यार, ये भी एक राइटिंग ही है। पता नहीं लोग ना रैप नाम से गलत तरीके से इंट्रोड्यूस हुए या फिर क्या हुआ, ये था उस टाइम पे कि रैप को थोड़ा सा नेगेटिव ले जाते थे, ऐसा था। बट मेरे को अजीब सा लगा उस दिन कि क्यों है ये, ऐसा क्यों है। फिर मैंने सोचा ठीक है चलो कोई नहीं, मैं अपना खुद का लिखता हूँ कुछ। तो मैं कॉलेज में आया, रैप सुनता रहता था। दोस्तों ने कहा कि तू लिखता है, शायरी कविता लिखता है, तो रैप कर। मैंने कहा ठीक है, ट्राई कर लेते। उनसे आप अपना गाना बना सकते हो फ्री में, आपको म्यूजिक प्रोडक्शन कहीं और से करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो वहां से बीट्स ले सकते हो। सो ऐसा था, मैंने पहला गाना बनाया और मैंने वो अपलोड कर दिया बना के। मुझे नहीं पता था उस टाइम पे कि मिक्सिंग मास्टरिंग क्या होती है और ये सब क्या होता है। बस रिकॉर्ड करा और डाल दिया। तो उसके अच्छे रिव्यूज आए थे बेसिकली। सब कह रहे थे यार बहुत सही लिखा है, बहुत तगड़े फ्लोज कर रहा है, तो इसमें ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैंने कहा है, लेकिन जब मैं साइफर्स से इंट्रोड्यूस हुआ, रैप साइफर्स, हिप हॉप साइफर्स से जब मैं इंट्रोड्यूस हुआ, तब असल में मुझे पता चला कि ये नाम की चीज भी होती है मिक्सिंग मास्टरिंग। किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, केडेंस क्या होता है, एक्सेंट क्या रखना होता है, प्रोनाउंसिएशन क्या होनी चाहिए पर्टिकुलर वर्ड की, किस तरीके से होनी चाहिए, राइमिंग स्कीम्स क्या होती है, मेटाफर्स क्या होते हैं, सिमिलीज क्या होती है, ये सब पता चला। एक्चुअली ये सब पढ़ाई में होती है, ग्रामर में आपने ध्यान नहीं दिया होगा, पर मैंने उस टाइम पे उतना ध्यान नहीं दिया था कि यही चीजें हैं जो कविता बनाती है, यही चीजें हैं जो राइटिंग बनाती है, मेटाफर्स, सिमिलीज एंड अलंकार होते हैं हिंदी में, अनुप्रास अलंकार, ये अलंकार, वो अलंकार, इस तरीके से। एक्चुअली नाम अभी भी मुझे पूरे नहीं पता है, पर मैं कर लेता हूँ। तो जब ये पता चला तो ग्रोथ हुआ, अंदर से इंटरनल ग्रोथ हुआ कि यार ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। पंच लाइन्स होती है, इस तरीके से हम कोई दूसरी बात कहना चाहते हैं पर हम इस तरीके से कह सकते हैं। बेसिकली कवि का काम क्या होता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे कि कवि क्या कहना चाहता है, सबने पढ़ा है ना, कवि क्या कहना चाहता। कवि कभी सीधे नहीं लिखता, सही बात है ना। और इसी को बोलते हैं राइटिंग, स्मार्ट राइटिंग, कि कवि कभी सीधे नहीं लिखता। क्यों नहीं लिखता, इसका एक रीजन है कि आर्ट जो है ना वो बहुत सिलेक्टिव है। आर्ट बहुत सिलेक्टिव है, और आर्ट को समझने के लिए ना सिलेक्टिव बनना पड़ता है। तो इसलिए कवि को हर कोई नहीं समझ सकता, जो समझ सकते हैं उनके लिए आर्ट है। तो ये उस टाइम पे मुझे पता चला। और तो कवि क्या कहना चाहता है ये मैं समझा, और मैंने अपने तरीके से कुछ लिखा कि ये कवि क्या कहना चाहता है जरा समझो यार।
और मैंने शुरू कर दी अपनी जर्नी। अच्छा चल रहा था सब कुछ, रैप साइफर्स वगैरह हो रहे थे, सब अच्छा चल रहा था। फरीदाबाद में फिर मैं अपने ही कुछ दोस्तों से मिला जो रैप कर रहे थे। मुझे पता नहीं था कि ये अंडरग्राउंड कम्युनिटी है, आसपास फैली हुई है, पर पता नहीं है, लोग ही है काफी। लेकिन जब मुझे पता चला मेरे फरीदाबाद में भी रैपर्स है, तो हमने मिलके फरीदाबाद में साइफर्स ऑर्गेनाइज करवाने शुरू कर दिए। एंड लिटरली इतना इतना मैंने सीन देखा कि हमने पोस्ट डाली, शेयर करवाई इधर उधर से, इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया से, कि हम यहाँ पे साइफर कर रहे हैं। और पहले दिन फरीदाबाद के ही 30 रैपर्स आ गए, 30 रैपर्स। लाइक मैंने सोचा नहीं था कि फरीदाबाद में 30 रैपर्स पहले ही दिन साइफर के आ गए। और सब एंजॉय कर रहे हैं, सब अपने अपने मतलब बता रहे हैं क्या कहानी है, क्या लिखा है, ये है वो है। तो मेरे को काफी अच्छा लगा कि ये तो बहुत सही सीन है, मतलब बस फटना बाकी है। एक मतलब स्लैंग में बोल देते हैं, फटना बाकी है। सो वही क्या बोलते हैं उसको, ब्लो अप होना बाकी था। सो जब मुझे ये सब पता चला तो बहुत इंटरेस्ट आने लगा। फिर ये था कि फैमिली वाले कहते थे कि पढ़ ले। ऑब्वियसली मतलब फैमिली वालों को चिंता होती है इसलिए कहते हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो हमसे हेट करते हैं इसलिए कह देते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। ऊपर से मैं एक गांव से आया था, और गांव में बेसिकली नाचने गाने वाले को बोलते थे भांड। तो उसका कोई मीन वे नहीं होता था एक्चुअली, बट वो एक टॉन्ट भी होता था, इस तरीके से होता था वो। तो मेरे गांव में या फिर इधर उधर लोग कह देते थे क्या क्या भांडपना कर रहा है तू। सही में मेरे को ऐसे बोल देते थे क्या भांडपना कर रहा है। और मेरे को बुरा भी फील होता था, फिर मेरे को अपने आप पे भी शक होता था कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। ऐसा होता था, कई बार अपने आप पे शक हुआ। कई बार तो मेरे घर वाले ये बोल देते थे तू बड़ा जावेद अख्तर है जो तू ही जाएगा ऊपर। मैंने कहा देख लेना, कर दूंगा एक दिन। ऐसा था। और सच्ची बताऊं, मेरे को खुद पे भी भरोसा नहीं था कि मैं कर दूंगा एक दिन। सच बताऊं, अंदर ही अंदर मैं उनको बोल देता था कि सामने की भाई मैं कर दूंगा एक दिन, पर मैं अंदर ही अंदर मैं जाता था अपने कमरे में, रात को मैं सोचता था कि कैसे करूंगा। तो यही सोचता रहता था कि कैसे करूंगा, और नींद नहीं आती थी। तो यही था। और 3-4 बजे जाके कुछ भी लिख रहा हूँ, कुछ पढ़ रहा हूँ, ये सब था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मेरी बीटेक हो गई। बाय द वे मैंने सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक करी है। तो घर वाले चाहते थे कि या तो अच्छा सिविल इंजीनियर बन जाए या फिर कोई बिल्डर बन जाए। सिविल इंजीनियर कुछ भी कर सकता है। क्या बात है सर। एक्चुअली पता है सर, सिविल इंजीनियर नहीं, जो भी बीटेक पढ़ते हैं ना वो कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी। पर एक फनी बात है, पर सब कुछ कर लेते हैं, बस बीटेक ही नहीं होती। ये जो है एक मतलब कहीं ना कहीं मैंने देखा है हर तरफ, मैंने देखा है कि आईआईटी में गए हैं लोग इंजीनियरिंग करने के लिए, और ड्रॉप करके वो अपनी आर्ट कर रहे हैं। वो अपनी आर्ट कर रहे हैं। लाइक जितेंद्र है, एक जितेंद्र एक्टर है बेसिकली, हाँ जीतू भैया। आईआईटी में गए लोग और छोड़ के अपनी आर्ट कर रहे हैं। तो ये एक जज्बा जुनून होता है, क्योंकि किसी ने ना एक बात कही है कि यार करो, तुम सब कुछ करो, पर सुकून नहीं है तो क्या फायदा। सही बात है ना। तो कहीं ना कहीं शायद सुकून नहीं मिल रहा था उस चीज में, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ के ये करने का सोचा जो वो चाहते थे। और ऐसे ही मैंने भी ये करने का सोचा कि जो मैं चाहता था। मेरी 2019 में बीटेक हो गई। घर वाले कहते थे जॉब कर ले। 2019 से 2020 गया, 2021 गया, मैं ऐसे ही बैठा था खाली घर में, और धीरे धीरे मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं शायद बोझ हूं, लाइक लिटरली। क्योंकि पेरेंट्स के या हर किसी के एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि अब इसने ग्रेजुएशन कर लिया है तो अब ये कुछ करेगा, जॉब करेगा, घर को संभालेगा, करेगा कुछ, अपना सेटल होएगा। मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैंने छोड़ दिया था सब। बस कभी कभी कुछ लिख लेता था, कभी कभी कुछ पढ़ लेता था, साइफर्स में जाना बंद कर दिया था। फिर 2022 आया, बेसिकली 2022 नहीं, 2021 के एंड में ही मैंने एक जॉब पकड़ ली। सो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज बना एक कॉलेज में,
मुझे नहीं पता कैसे बना दिया मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज, पर बना दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज की जॉब इतनी बोरिंग लगी मुझे, सच बताऊं। मुझे होंगे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज, बट मुझे बोरिंग लगी कि मैं बैठा हूँ ऑफिस में और सारा दिन मुझे करना क्या है, कुछ नहीं करना, बस बैठे रहना, बस बैठे रहना। अब मैं बैठा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, 6 महीने हो गए मेरे को करते करते। फिर मैं पूरा हो गया फेड अप। मैं कहा घर पे बोलूंगा कि मेरे को कर दिया फायर और जॉब छोड़ देता हूँ। मैं गया घर पे, मैंने बोल दिया कि ऐसा है, मेरे को कर दिया फायर उन्होंने, क्योंकि उन्हें लगता मैं हूँ निकम्मा, मैं कुछ नहीं करता, बैठा ही रहता हूँ। अब घर वाले भी बोले कि यही तो करता है एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज, बट जो कबाब तो मैंने जॉब छोड़ दी और मैंने सब कुछ ही छोड़ दिया था। ऐसा हुआ था कि मैंने लिखना भी छोड़ दिया था, साइफर्स में जाना छोड़ रखा था। बट ऐसा हुआ कि हसल के ऑडिशंस शुरू हुए, MTV हसल के ऑडिशंस शुरू हुए। मेरे दोस्त ने कहा कि एक बार रजिस्टर कर दे अपने आप को, देखते क्या होता है। मैंने कहा यार मैंने पिछली बार भी किया था, कुछ नहीं होता, ये सब ना रियलिटी शोज ऐसे ही होते हैं, ये पता नहीं कैसे कैसे लोगों को ले लेते हैं। ऐसा था, ऑनेस्टली मैं ऐसे सोचता था। बट मैंने फिर भी रजिस्टर कर दिया और मैंने रजिस्टर किया और मैं दिल्ली के ग्राउंड ऑडिशंस पे बुलाया गया। मैं वहां गया, मैंने रैप वगैरह सब कुछ छोड़ दिया था। मेरा जो भी पिछला लिखा हुआ था वो सब डिलीट कर चुका था मैं, मेरे पास कुछ था नहीं। सिर्फ मेरे पास 16 लाइंस लिखी हुई थी जिस दिन मैं ऑडिशंस के लिए गया था। और वो 16 लाइंस कौन सी थी, मैं आपको बताऊं कौन सी थी वो 16 लाइंस। सिर्फ 16 लाइंस थी लिटरली। वो थी केता के टेढ़ा टेढ़ा दीद मांगे धार तेरे, तू लागे पेड़ा वेड़ा 3 मांगे 4 देरे, खेत की मांड का जवान वाली चाल पूरा बार देंगे, हाथ तेरी खाल देंगे तार बेटे। तो बदमाश शोर आप सबने सुना होगा, अगर सुना हो तो। सो वो 16 लाइंस थी मेरे पास। मैं वो 16 लाइंस लेके गया और मैं चला गया। तो फिर उसके बाद जब ऑडिशन हुआ तो बोले कि अच्छा ये हो गया, अब मैंने कहा जी अब क्या। मैंने कहा कभी क्या कहना चाहते हैं यहाँ से बता दो एक बार, तो आगे भी कभी कुछ पूछ लेंगे। तो ऐसा था। बट उन्होंने कहा ठीक है आप मुंबई आ जाओ। तो मैं मुंबई गया, हम 25 लोग गए थे मुंबई, वहाँ से शॉर्टलिस्ट हुए थे। सो वहाँ पे जिन्होंने सिलेक्ट किया था, बेसिकली जो सिलेक्टर्स थे बेसिकली वहाँ पे एक बहुत अच्छे सर थे, आदित्य पुष्करना सर। सो उनके लिए मैं शाउट आउट देना चाहता हूँ एक बार, क्योंकि उनकी जो म्यूजिकल नॉलेज थी ना वो मैंने देखी। और उन्होंने कहा कि 16 लाइन्स है ना तेरे पास, यही चाहिए बस मुझे, 16 लाइन्स, और कुछ नहीं चाहिए, ये 16 लाइन्स चाहिए बस, इसमें एक हुक लाइन बना दे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं वहीं ऐसे ही बाहर गया रूम से और 5 मिनट बाद मैं वापस आया। मैंने कहा सर एक हुक बनाया, कैसा है ये। तो मैंने हुक बनाया, बदमोश छोरा तेरी छाती में गाड़ा सुधी फौज छोरा, स्प्लेंडर पे काटे पूरी मौज छोरा, NCR में रखे पूरी धौस छोरा। तो आदित्य सर कह रहे तेरे को एक चीज पता है, ये 16 लाइंस जो तू उस दिन लेके आया था, तू इन 16 को वहीं के वहीं 32 कर सकता था, 64 कर सकता था। मैंने कहा सर पता नहीं, कर सकता था तुम, और तेरे को एक चीज नहीं पता कि तूने 16 लाइन से बेटर ना हुक लिख दिया अभी के अभी। मैंने कहा ऐसा क्या। मैंने कहा सर ट्राई कर लेते हैं, और मैंने किया। उसके बाद आप सबको पता है जर्नी बेसिकली। तो सोशल मीडिया पे ना बहुत कुछ देख के, और फिर ऐसा हुआ कि मैं शेरो शायरी लिखता था। देखो गजलों में बहर होती है, लेकिन यार आर्ट में कोई लिमिटेशंस नहीं होती। तो हो सकता है मेरी बहर ना बने, लेकिन कुछ लिखा है। ऐसे ही सोशल मीडिया पे देखा था मैंने कुछ, तो एक दिन मैंने लिखा कि मूंछों पे ताव मारे वो बगावत कहाँ ढूंढूं, मूंछों पे ताव मारे वो बगावत कहाँ ढूंढूं, हैवानियत को नकारे वो हिमाकत कहाँ ढूंढूं। या तो अटूट प्रेम या घृणा का संसार,
हर जगह यही है, या तो अटूट प्रेम है या घृणा का संसार है। घृणा मतलब द्वेष, ईर्ष्या, और क्या बोलते हैं बेसिकली, या एक्चुअली तो ये है, या तो अटूट प्रेम है या घृणा का संसार है। मैं कहता हूं कोई बीच में राह निकाल, मैं शिकायत कहां ढूंढूं? शिकायत भी तो होनी चाहिए। इंसान है हम, गिले शिकवे ये सब तो हिस्सा है हमारा, तो मैं शिकायत कहां ढूंढूं? कि मंदिर में गीता मिली, मस्जिद में मिली कुरान। मंदिर में गीता मिली, मस्जिद में मिली कुरान, हर तरफ ज्ञान का आधार है, मैं इमारत कहां ढूंढूं? हर तरफ ज्ञान का आधार है, मैं इमारत कहां ढूंढूं? कि शाम में हिंदू मिला, सलीम में इस्लाम। शाम में हिंदू मिला, सलीम में इस्लाम, जहां मिले इंसान वो शरारत कहां ढूंढूं? इंसान एक शरारत है, पता है? मैं मानता हूं कि इंसान एक शरारत है। वही इंसान वो शरारत जो है ना, वही इंसान बनाती है, वरना तो सब रोबोट नहीं होते। एक शरारत तो होनी चाहिए, अगर इंसान होना है तो शरारत होनी चाहिए। तो जहां मिले इंसान वो शरारत कहां ढूंढूं? अब एक जो आखिरी शेर है, ये मैंने बड़े दिल से लिखा था कि भविष्य में बंजार मिला। जिस तरीके से सब चल रहा है ना, भविष्य में बंजार ही मिलेगा। भविष्य मतलब फ्यूचर। तो भविष्य में बंजार मिला, भूत में सिंध प्रांत। भविष्य में बंजार मिला, भूत में सिंध प्रांत। भाई नक्शे पे रेखाएं मिली, मैं भारत कहां ढूंढूं? तो ये, क्योंकि मैं इंसान हूं तो मेरे गिले शिकवे हैं यहाँ पे, थोड़े वो भी मैं बताने आया हूं कि थोड़ा अच्छा हो जाएगा अगर शरारत रखे इंसान अपने मन में, शिकायत रखे इंसान अपने मन में, और हिमाकत रखे इंसान अपने मन में, तो सब सॉर्टेड है। बाकी मैं आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ, मैंने आपसे बात करी है, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने भगवान का कि मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं तो एक शरारत हूँ, समझ रहे हो? मैं तो एक शरारत हूँ, मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि मैं बहुत अलग हूँ, कुछ मैं क्या कर दिया, नहीं। मैंने शरारत को ढूंढा है, पता है? मैंने शरारत को ढूंढा, बस शरारत को ढूंढ लो, सब हो जाएगा। बस यही कहना है मेरा। और सेलिब्रिटी, फेम, ये सब बात की बातें हैं। पहले आर्टिस्ट। आर्टिस्ट कौन है? इंसान। इंसान कौन है? शरारत। तो बस यही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच जामिया फॉर हैविंग मी। अच्छा लगा मुझे यहाँ पे, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने अगर कुछ ऐसा बोला हो कि जिससे किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हो, तो इट्स ओके, क्योंकि मैं शरारती हूँ।